धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 8 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन शुरुआत करेंगे बाबरी मस्जिद वाले मामले की सुनवाई से लेकर। आपको पता होना चाहिए लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में इन दिनों बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले की सुनवाई चल रही है। 31 अगस्त तक इस पूरे मामले में फैसला आना है। तो धाकड़ खबर ने तय किया है कि रोजाना जो यहाँ सुनवाई हो रही है, जैसे जैसे बयान दर्ज हो रहे हैं वो आपके सामने रखेगा। तो आज की 8 खबरों की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहली खबर सीबीआई की विशेष अदालत से। तो पहली खबर लखनऊ से मैं आपके सामने रख रहा हूं, जहां पे बाबरी मस्जिद वाला मामला चल रहा है। तीसरे दिन भी यहां तीसरे आरोपी का बयान दर्ज करा गया। तीसरा जो आरोपी है उसका नाम है प्रकाश शर्मा। वो बजरंग दल का प्रदेश संयोजक बताया जाता है। उसका बयान दर्ज हुआ, जैसा कि पहले 2 दिन हुआ कि एक ही के बयान दर्ज हो पाए, क्योंकि 1000 के करीब सवाल बताया जा रहा है अदालत ने तय किए हैं। सरकारी वकील पूछता है तो उस कारण एक से ही बयान दर्ज हो पाते हैं। तो कल तीसरे दिन यानी कि शनिवार के दिन प्रकाश शर्मा का बयान दर्ज किया गया। उससे पहले दिन इस पूरे मामले में गांधी यादव का बयान दर्ज किया गया था। उससे पहले दिन यानी कि सबसे पहले दिन, अभी तक 3 ही दिन हुए हैं, विजय बहादुर सिंह का बयान दर्ज किया गया था। अखबारों में ना विजय बहादुर के बाहर निकलने के बाद का कोई हवाला छापा गया, ना ही गांधी यादव के बाहर निकलने का कोई हवाला छापा गया। लेकिन साहब ज़रा थोड़ा नाम पे ध्यान दीजिएगा। प्रकाश शर्मा का अखबार में बयान छपा है जिसमें प्रकाश शर्मा कह रहा है, आप पढ़ेंगे जब मिल जाएगा आपको, कि साहब हमारे खिलाफ ये बाबरी मस्जिद तोड़ने का मुकदमा जो है ये राजनीतिक साजिश है। दिन के उजाले में टूटा, पूरी दुनिया ने देखा है, इसमें कौन सी राजनीतिक साजिश हो रही है। खैर चलिए, जो होगा कोर्ट में होगा। पर क्या कोर्ट का अंजाम जैसा मिल्कियत वाले मामले में हुआ, प्रॉपर्टी वाले मामले में हुआ, वैसा ही इस मुकदमे का भी होगा। इस पर नज़र बनाए रखेंगे। आप लोगों की दुआओं की, सहयोग की ज़रूरत है। कोशिश करते रहिएगा आप लोग भी अपडेट कराने की। इस मामले पर 31 अगस्त तक पूरा फोकस रख सकें हम लोग। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। सुनवाई पूरी, प्रवासी मजदूरों पर 9 जून को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है जिसके बारे में कल भी मैंने जिक्र किया था। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम.आर. शाह, ये जो तिगड़ी है 3 जज साहिबान की, ये काफ़ी गंभीरता से तमाम मामलों की सुनवाई कर रही है। इसी ने सोमोटो कॉग्निजेंस लिया था, यानी कि स्वतः संज्ञान लिया था मजदूरों की दुर्दशा को देखते हुए, और सरकार से और प्रदेश सरकारों से जवाब तलब किया था। अब इस मामले में खबर आ रही है कि सुनवाई पूरी कर ली गई है और अब 9 जून को कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी। कोर्ट ये भी फैसला सुना सकती है कि लॉकडाउन के बाद अपने घरों में वापस लौटे मजदूरों, जो जिन्हें प्रवासी कहा जा रहा है, भारत के अंदर ही यहीं के वो रहने वाले हैं, उनको लेकर सरकारों की क्या योजनाएं हैं, उस पर भी कोर्ट एक अपना बड़ा फैसला सुना सकता है कि कैसे उनको रोज़गार दिया जाएगा, कैसे उनका भरण पोषण वो अपने परिवार का कर पाएंगे। इस सब पर भी कोर्ट की नज़र बनी हुई है, क्योंकि कोर्ट ने एक दिलचस्प चीज़ कही है। कोर्ट का कहना है कि जितने भी मजदूर वापस लौट रहे हैं उनका बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन किया जाए, ताकि एक आंकड़ा सरकार के पास रहे। वरना तो वही बनिए की दुकान चल रही है भाई, सुबह को 7 बजे खोल लो, शाम को 9 बजे बंद कर दो, कौन पूछने वाला। किसी को 2 का धनिया बेचो, किसी को 5 का धनिया बेचो, सिस्टम तो कोई है नहीं। कह रहे थे 60-70 लाख लोग हैं, निकले कितने? 8 करोड़ से भी ज़्यादा मजदूर। ये हालत है इनकी। पिछली सुनवाई में आपको बता दें, कोर्ट ने मजदूरों को उनके घरों तक भेजने के लिए आदेश दिया था कि 15 दिनों के भीतर इनके घरों तक भेजा जाए। सरकार ने कहा हम लगे हुए हैं। तमाम व्यवस्थाओं का कोर्ट ने जायज़ा लिया था, निरीक्षण किया था उनका अपने सामने आने के बाद। तो सरकारों ने 15 दिनों में भेजने की बात कही थी। अब इस पूरे मामले में सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। देखना बहुत दिलचस्प होने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया, अब वो फैसला क्या सुनाएगा। विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, पर नहीं दी जा सकती है कानून तोड़ने की इजाजत। ये साहब कौन कह रहा है? दिल्ली पुलिस कह रही है, जो आज तक नहीं पकड़ पाई है जेएनयू में लठ बजाने वाले नकाबपोशों को। ठीक है, ये हालत है इसका। खैर, हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है जिसे हम लोग जामिया हिंसा के नाम से जानते हैं। जामिया हिंसा मामले की जांच न्यायिक आयोग यानी कि जुडिशियल जो है कमीशन से कराई जाए।
ये मांग की गई है, उस पर सुनवाई चल रही है। यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं DN पटेल, उनकी बेंच के सामने मामला है। दिल्ली पुलिस पहुंची, उसने बाकायदा अपना हलफनामा ही दाखिल करना होता है, चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो। हलफनामा दाखिल किया और उसमें कहा साहब ये ठीक है कि विरोध करना एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसकी आड़ में कानून व्यवस्था तोड़ने की, खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। क्योंकि अभी तक की हमारी जाँच में पता चला है कि जामिया में जो हिंसा हुई थी 14-15 दिसंबर के आसपास, CAA कानून बनने के बाद वो बहुत ही प्लान्ड वे में सुनियोजित ढंग से अंजाम दी गई थी और उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश काम कर रही थी। ये इनका कहना है। हम इस मामले में 3 FIR दर्ज कर चुके हैं, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। हमारी जांच इस मामले में आगे बढ़ रही है, इसलिए इस मामले की न्यायिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी पिटीशन को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। अब इस मामले में इनका हलफनामा आने के बाद जो पीड़ित पक्ष है, जिनका कहना है कि न्यायिक आयोग बनाया जाए, उन्होंने कहा साहब इनके हलफनामे पे हमें जवाब दाखिल करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए ताकि हम इनके तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद अपना जवाब दाखिल कर सकें। 12 जून की तारीख निर्धारित कर दी गई है इस मामले में। अब वो अपना क्या जवाब दाखिल करेंगे, क्या वाकई में कोर्ट कोई न्यायिक आयोग जांच के लिए बनाने का आदेश दे पाएगा, या वही हाल है जैसे आप देखिए मरकज़ वाले मामले में वो जम्मू कश्मीर की जो एडवोकेट हैं सुप्रिया पंडित, वो कह रही हैं कि भैया इसके CBI जांच कराओ और ये बताओ कि कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, आखिर यहाँ इतनी भीड़ जुटने क्यों दी गई, यहाँ विदेशी आ कैसे गए जब एयरपोर्ट पे ही रोके जाने थे। लेकिन गृह मंत्रालय क्या कर रहा है अमित शाह का, ना जी ना, CBI जांच की जरूरत ना, हमारी पुलिस तो कर ही रही, लठ बजा बजा के सबको भीतर ठोकने लग रही। डर किस बात का है जी, क्योंकि CBI भी तो आपका पिट्ठू सा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भी एक पिंजरे का तोता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफी दिलचस्प मामला है, गौर करना चाहिए आपको। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे IAS अशोक खेमका। कौन नहीं जानता है, नामी काफ़ी है हरियाणा के ये IAS अफसर हैं, इतने सारे तबादले झेलते हैं अपनी बेबाकी के लिए, जानते हैं। लेकिन भैया जो बेबाक होता है झेलता वही है, दूसरे लोग तो सिर्फ मज़ा लेते हैं। हर कोई चाहता है कि देश के अंदर भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन पैदा जो हो वो पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में ना हो। भाई हमारा बालक नहीं धरे वो होना चाहिए, हमारे बालक को तो ना, बेटा तू तो हमारा किला है, तू ऐसी राड ना किया कर, तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, हम क्यों कर जाएंगे, वह सब में लगे रहे। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वो पहुंचे हैं और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम आपको छूट दे रहे हैं कि आप अपनी पिटीशन वापस ले लीजिए। और ये कहते हुए उनकी पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। यहाँ क्या मामला था वो थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ के जस्टिस थे SS सेठी, उन्होंने कहा कि आपको पहले ये तय करना चाहिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है और आप हाई कोर्ट में लेके आए हैं, उचित प्लेटफॉर्म पे यानी कि उचित स्तर पे आपको इस मामले को उठाना चाहिए, इसलिए हम इजाज़त दे रहे हैं, आपको छूट दे रहे हैं कि आप इसे वापस ले सकते हैं। और ये कहते हुए खारिज कर दिया। अब ये क्या मामला ये समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा इनसे जुड़ा हुआ IAS अशोक खेमका से। सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस जारी कर दिया, इन्होंने खुद ही उस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तुम कैसे कर सकते हो, वकील से कराओ। इन्होंने कहा साहब मेरे पास वो तमाम काबिलियत है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कानून की इतनी जानकारी रखता हूँ कि मैं अपना जवाब दाखिल कर सकता हूँ। लेकिन कोर्ट जो है इस पर नाराज़ हो गया, उसने कहा भाई आप वकील से कराइए। तो उस के खिलाफ ये जो सेक्रेटरी जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ ये हाई कोर्ट पहुंच गए, लेकिन हाई कोर्ट ने इनको एंटरटेन करने से, इनको सुनने से इनकार कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, किसी ऊपर की बेंच लेके जाएंगे या क्या कुछ करेंगे, क्योंकि लड़ने का मादा तो दिखाई देता है अशोक खेमका में, और ऐसे ही लोग तो इतिहास रचते हैं। वो अलग बात है कि आज के दौर में लोग ऐसे पैदा हो गए हैं, वो चाहते हैं कि हम जो अच्छा कर रहे हैं हमारे दौर में ही हमें लोग महात्मा कह दें। ये सबसे नरेंद्र मोदी लाइक को आज भी देखिए, मनमोहन सिंह को कभी आपने सुना वो कहते हो मेरा बड़ा सा कट ऑफ लगा दीजिए, मुझ पे फिल्में बना दीजिए, मेरे नाम का मनमोहन 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 करिए। नहीं, ये ट्रेंड पैदा हो गया, बहुत सारे शायर पैदा हो गए, बहुत सारे पत्रकार पैदा हो गए जो चाहते हैं कि इसी दौर में लोग उनको कहें भाई जी ये तो भगवान का रूप बना घूम रहा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबर है, और इतनी जुर्रत कोई हाईकोर्ट ही करता हुआ दिखाई दे रहा है देश के अंदर। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छा काम करते हुए हाईकोर्ट दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आखिर FIR क्यों नहीं दर्ज की गई, जवाब दे उत्तराखंड सरकार। नैनीताल हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि सतपाल महाराज जो कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड सरकार का, उसने पूरी सरकार को कोरोना पीड़ित कर दिया है और उसके खिलाफ अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है। आधार क्या बनाया गया वो थोड़ा समझ लीजिए, फिर आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। कहा गया है जो पिटीशन में
कि 20 मई को इनके घर पे एक नोटिस चस्पा किया गया जिसमें कहा गया कि इनको 14 दिन तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा पूरे परिवार के साथ, यानी कि 3 जून तक उनको घर के अंदर रहना था। बावजूद उसके नोटिस चस्पा है घर के दरवाजे के बाहर। सतपाल महाराज ने 21 मई को कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया। बताइए, कैबिनेट मीटिंग भी हो रही है, ये देखिए, आप सुनिए, सोचिए। दूसरों को कह रहे हैं मिलिए मत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर लीजिए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। अजीब सा वर्ड निकाल के लाए, सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी। भाई एक समाज दूसरे समाज से दूर रहेगा क्या? ये कहो फिजिकल दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, लेकिन अजीब सा वर्ड लेके आ जाते हैं। उनकी माया वो ही जाने। जैसे कह रहे हैं योद्धा, योद्धा क्या होता है भाई? योद्धा क्या होता है? सेवक हैं वो सब जो कोरोना वाली लड़ाई में लगे हुए हैं। योद्धा क्या होता है? योद्धा तो भैया मारता काटता है ना, उसे फर्क पड़ता, इसलिए लोग मर रहे हैं। तो योद्धाओं को फर्क भी नहीं पड़ रहा, ना योद्धा पुलिस वाले को ये फर्क पड़ रहा है इस बात से, ना डॉक्टर योद्धाओं को फर्क पड़ रहा है, ना जो सफाई कर्मचारी या कोई और योद्धा है उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है, कोई मर रहा है, या वो खुद भी मर जा रहे। योद्धा खुद भी तो मरता है ना लड़ाई में, किसी और को उससे नहीं फर्क पड़ रहा। तो योद्धा वर्ड भी बड़ा प्लान वे में दिया गया है। तो उसके बाद क्या किया इन्होंने? 25 से 27 मई तक ये अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमते रहे। साहब कमाल है, सतपाल महाराज हैं, कोई सतपाल मौलाना थोड़ी हैं, महाराज, ठीक है। उसके बाद 29 मई को फिर से कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए और उसके बाद सरकार के कई, इनके परिवार के कई लोगों को कोरोना निकला, जिसके बाद उनको ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। उसके बाद पूरी सरकार में खौफ फैल गया। मुख्यमंत्री और तमाम कई मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी, सबने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया। तो सवाल हाईकोर्ट ने पूछा, भाई जब क्वारंटीन नियम तोड़ने पे एक आम आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हो तो इस मंत्री के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है अभी तक? अब इस पर सरकार का वकील वहां पहुंच गया। सरकार के वकील ने कहा, साहब ये हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है, ये हमारी सरकार से बदला लेने की कोशिश की जा रही है, ऐसी पिटीशन को मत सुनिए, खारिज कर दिए। कोर्ट ने कहा, भैया अपने घर जा, सरकार को भी बता जाके, यानी कि प्रदेश सरकार जवाब दे, देहरादून का डीएम जवाब दे, देहरादून का एसएसपी जवाब दे, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं है, और 3 हफ्ते के अंदर यहां पे आके जवाब दाखिल करे। उसके बाद देखेंगे इस मामले में करेंगे क्या। अगली खबर का हम भी चलते हैं रुक करते हुए। सुनवाई से पहले ही मुफ्त इलाज की मांग कर रहे 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। फ्राइडे को ये सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर होनी थी। दिल्ली के नन्नागिरी इलाके के रहने वाले 80 साल के बुजुर्ग थे। इनकी तबीयत बिगड़ी। 25 मई को इनके बेटे इनको लेके पहले एक सरकारी हॉस्पिटल में गए। वहाँ 10 दिन बाद पता चला कि इनको कोरोना है। उसके बाद ये अपने पिता को लेकर मैक्स हॉस्पिटल गए दिल्ली के, और दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल गए, और इसी तरीके से दिल्ली के कई सारे हॉस्पिटल घूमते रहे, लेकिन किसी ने भी इनको भर्ती नहीं किया। इसके बाद ये हाई कोर्ट पहुंच गए कि मेरे पिता को भर्ती नहीं किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने फ्राइडे का दिन तय कर दिया, लेकिन फ्राइडे का दिन आने से पहले ही 80 साल के उस बुजुर्ग की मौत हो गई। अब सवाल ये है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। इन्होंने मांग की थी कि मुफ्त में इलाज करवाया जाए और साथ ही अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उपलब्ध कराया जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हनी ट्रैप मामला आपको याद होगा, मध्य प्रदेश की पूरी सरकार हिल गई थी उससे, और आरोप में बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए थे। बताया जा रहा था कि बीजेपी समर्थित कुछ लोगों द्वारा यह साजिश रची गई थी जो है कमलनाथ सरकार को गिरने के लिए। 5 लड़कियों का, महिलाओं का उसमें इस्तेमाल, युवतियों का उसमें इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में जिन्होंने सबसे पहले खुलासा किया था उनको बाद में सस्पेंड कर दिया गया था। उन इंजीनियर को अब इस मामले में हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है, और साथ ही इंदौर नगर निगम को यानी कि आईएमसी को आदेश जारी किया है कि 45 दिन का पीरियड रोक के, क्योंकि पिछले 8-9 महीने हो गए, 45 दिन का पीरियड रोक के बाकी का इनका सारा भत्ता जितना पैसा है वो सब जल्द से जल्द अदा किया जाए। ये इंजीनियर महोदय हैं जिनका नाम है हरभजन, और इनको ये इंदौर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इनका जो ग्राउंड था वो समझ लीजिए वो बहुत अच्छा ग्राउंड था इनका। इन्होंने कहा, साहब ठीक है मुझे सस्पेंड कर दिया, एक तो पहले मैं पीड़ित हूँ, मेरा स्टिंग किया गया, मेरी कुछ वीडियोस निकाली गई, कुछ क्लिप निकाली गई, मुझसे 3 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे, मैंने नहीं दिए, मेरी वजह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जब ये 5 महिलाएं पकड़ी गई, मुझे सस्पेंड कर दिया गया और मुझे आरोपी की तरह ट्रीट किया जा रहा। ठीक है चलिए सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद नियम होता है कि 45 दिन के बाद जाँच रिपोर्ट मेरे हाथ में दे देंगे कि भैया हमने तुझे इसलिए सस्पेंड किया, ये तेरे पे आरोप है। आज तक नहीं दे रहे, 8 महीने हो गए, तो कब तक मैं ऐसे बैठा रहूँगा। हाई कोर्ट ने भी माना कि भाई क्यों नहीं दे रहे हो, तो इनको बहाल कर दिया है और कहा है कि इनके जितने बकाया हैं, जितना इनका वेतन है, वो सब आईएमसी इनको जल्द से जल्द अदा करे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
किसे जमानत दी जाए या किसे नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं तय कर सकता है, ये हाई कोर्ट का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ये कहा है। जगदीप छोकर की ओर से दाखिल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। जगदीप छोकर का कहना था कि 7 साल से ज़्यादा सज़ा वाले मामले में जितने भी कैदी हैं, कोरोना के चलते जेलों से भीड़ कम करने के लिए उनको पैरोल दे दिया जाए सभी को, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर जारी करे जो पूरे देश पर लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, वहां पे कैदियों से जुड़े हुए मामले अलग अलग हैं, ये काम नहीं किया जा सकता। ये काम हाई कोर्ट को ही करने दीजिए। हाई कोर्ट ही निर्धारित करेगा किसको जमानत दी जा सकती है, किसको जमानत नहीं दी जा सकती है। बता दें आपको 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा था कि कोरोना के चलते जेल में बंद भीड़ को कम किया जाना चाहिए और वहां से लोगों को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। उसी के चलते ये जगदीप छोकर पहुंचे थे प्रशांत भूषण के जरिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी और कहा कि एक ही तरीके का ऑर्डर दे दीजिए ना जी, कि भाई 7 साल से ऊपर जो भी सज़ा काट रहा है उसे पैरोल पे छोड़ दो। लेकिन कोर्ट ने कहा ऐसा कोई ऑर्डर हम नहीं दे सकते हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग स्थितियां हैं सभी राज्यों की, तो उसी राज्य का जो हाई कोर्ट है वो ये चीज़ तय करे, उसी को तय करने दीजिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ जी। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।